गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने पर्सनैलिटी थीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में वेस्टर्न पर्सनैलिटी थीरीज़ के बारे में जाना, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है जिसमें कि हम वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पर्सनैलिटी थीरीज़ को जानेंगे। वेस्टर्न पर्सनैलिटी थीरीज़ में फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का सामर्थ्यिक सिद्धांत, जिसको कि कार्ल रेंसम रोजर्स ने दिया। रोजर्स इलिनॉइस यूएसए के थे, वहाँ पैदा हुए, और इनके इस सिद्धांत को सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी डेवलप की थी, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। इसके बाद आता है मार्टिन एलियास पीटर सेलिगमैन की पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ मार्टिन सेलिगमैन। ये एल्बनी न्यूयॉर्क में पैदा हुए एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कोऑग्निटिव फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना और पॉजिटिव साइकोलॉजी और लर्न हेल्पलेसनेस के लिए ये जाने जाते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंसेप्ट अब्राहम मैस्लो ने दिया था, लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी पे सेलिगमैन ने फोकस किया। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी थ्योरी ऑफ वॉल्टर मिशेल। वॉल्टर मिशेल वियना ऑस्ट्रिया के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल कॉग्निटिव थियरिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या में कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स और डिले ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। साथ ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इसके बाद आती हैं ईस्टर्न पर्सनैलिटी थ्योरीज़। ईस्टर्न पर्सनैलिटी थ्योरीज़ में सबसे पहले सांख्य पर्सनैलिटी थ्योरी, द सांख्य थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल रहे। इन्होंने 25 तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व की तात्विक व्याख्या, मतलब मेटाफिजिकल बेसिस पे व्यक्तित्व को डिफाइन करने की इन्होंने कोशिश की। इनके अनुसार मूल रूप से व्यक्तित्व में 2 तत्व होते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष अपने आप में चेतन है और प्रकृति जड़ है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रकृति के साथ विकृति की वजह से इसके 23 बाकी तत्व भी पैदा होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है बुद्धि, जो कि महत के नाम से भी जानी जाती है। बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। अहंकार प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम से मिलकर के, सत से मिलके 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को उत्पन्न करता है। वहीं अहंकार रज से मिलकर के 5 महाभूत को उत्पन्न करता है और तन से मिलकर के 5 तन मात्राओं को उत्पन्न करता है। तो ये तीनों ही गुण हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रबलता के साथ मिलते हैं, और जिस गुण की प्रबलता होती है उस व्यक्ति का व्यवहार और उसका चरित्र वैसा ही होता है। ये अस्थिर होते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, और आपस में तीनों ही गुण आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं, जो कि अचेतन स्तर पे होते हैं, और हमेशा व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, उसमें बदलाव लेके आते रहते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने, सांख्य दर्शन ने व्यक्तित्व को दैहिक आधार पे इसको डिफाइन किया। साथ ही साथ इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इसके फोकस किया। इसके बाद आती हैं योगा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का योग सिद्धांत, जो कि महर्षि पतंजलि ने दिया था। योग सिद्धांत भी सांख्य दर्शन की ही तरह है, बस ये ईश्वर को एक इसमें जोड़ता है, जबकि सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानता। ये मन, अहंकार और बुद्धि को मिला करके चित्त कहते हैं, और ये कहते हैं कि इस पर नियंत्रण पा लेना ही क्या है, अपने आप में एक परफेक्ट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है, जिसे कि अनुभवातीत चेतना, ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस या अनुभवातीत चेतना का विकास कर लेना ही परफेक्ट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है। ये भी अष्टांग मार्ग की ही बात करते हैं इसके लिए, जो कि सांख्य दर्शन भी अपने आप में अपनाता है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 हैं, जिसमें कि फर्स्ट 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से धारणा, ध्यान और समाधि इंटरनल ऑर्गन्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो अष्टांग मार्ग की मदद से अनुभवातीत चेतना, ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस,
जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है योगा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में, उसको प्राप्त कर लेना ही क्या है अपने आप में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है। इसके बाद आती है पर्सनैलिटी इन उपनिषदों में व्यक्तित्व। इसके बाद आती है पर्सनैलिटी थियरी इन उपनिषदों में व्यक्तित्व। उपनिषद व्यक्तित्व की व्याख्या पंचकोशों और चेतना की 4 अवस्थाओं के आधार पर करते हैं। उपनिषदों का मानना है कि जो व्यक्तित्व है उसका जो केंद्र है वो जीवात्मा है, और इसी जीवात्मा के चारों ओर व्यक्तित्व के जो मूल तत्व हैं उनके अलग अलग आवरण या शीत या फिर जिसे कोश कहते हैं कि अलग अलग लेयर्स हैं, और इन लेयर्स के माध्यम से व्यक्ति अनुभूतियों को ग्रहण करता है, एक्सपीरियंसेस को लेता है या फिर सूचनाओं को लेता है, और चेतना की अलग अलग स्टेजेस, वेकिंग स्टेज से लेकर के तुरीय स्टेज तक जाता है। और जैसे जैसे वेकिंग स्टेज से तुरीय स्टेज तक आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो पंचकोशों से स्वतंत्र होता जाता है। जैसे पंचकोश हैं, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हर एक कोश अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे अन्नमय कोश 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर बना हुआ है, तो वहीं प्राणमय कोश जो वाइटल फोर्सेस हैं, जैविक बल हैं या जैव बल हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, जिसे कि पंच महाभूत भी कहते हैं। मनोमय कोश, मन इसका एक मुख्य अंग है। विज्ञानमय कोश, मन, अहंकार और बुद्धि, ये अंग इसके हैं। जबकि आनंदमय कोश एक जीवात्मा का एक सुखद आवरण है, आनंदमय आवरण है, जो कि अंतिम पराकाष्ठा भी जिसे कहा जाता है। तो हर एक कोश से व्यक्तित्व की या चेतना की अलग अलग अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जहाँ अगर व्यक्ति अन्नमय कोश में है तो वो वेकिंग स्टेज में है। वेकिंग स्टेज मतलब वो कहाँ, इंद्रियों से अनुभूतियों को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि अन्नमय कोश का जो तत्व है वो इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां हों चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हों। तो वेकिंग स्टेज में वो इंद्रियों से अनुभूतियों को ग्रहण कर रहा है बाह्य जगत की, तो बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है, तो मतलब सांसारिक विषयों का वो भोग कर रहा है। तो सांसारिक विषयों में लिप्त रहेगा, सांसारिक विषयों का भोग करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। तो इससे एडवांस स्टेज में आ जाते हैं। तो ड्रीम स्टेज वेकिंग स्टेज के बाद की स्टेज है। इसमें अब जो बाहर से अनुभूतियाँ आ रही थी वो आनी बंद हो गई हैं, और व्यक्ति जो उसके पूर्व अनुभव हैं, पूर्व अनुभूतियाँ हैं, उन्हीं का विश्लेषण कर रहा है और ख़ुद को जानने की कोशिश कर रहा है, आंतरिक वस्तुओं को सूक्ष्म रूप से जानने की कोशिश करता है। तो ड्रीम स्टेज में वो फिर अन्नमय कोश से स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि अब उसको बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता है ही नहीं, बाह्य जगत की आवश्यकता है ही नहीं। तो व्यक्ति अगर वेकिंग स्टेज में होगा तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, और ड्रीम स्टेज में होगा तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। ड्रीम स्टेज में जो जीवात्मा है उसको तेजस के नाम से जाना जाता है। इससे आगे आती है थोड़ी और एडवांस स्टेज, डीप स्लीप स्टेज में अब जो मन की अनुभूतियाँ हैं ये भी दूर हो गई हैं। अब यहाँ पे जो इनर सेल्फ है और जो यूनिवर्सल सेल्फ है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और बाह्य जगत से मतलब ही नहीं होता। आंतरिक जो सेल्फ हैं उसी से हम सब कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं, और परमानंद की अवस्था में हम पहुँच जाते हैं। इसमें जो जीवात्मा है उसे प्रज्ञा कहा जाता है, और इससे आगे जो तुरीय स्टेज है उसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो जीवात्मा यहाँ पे प्रज्ञा है, तो यहाँ पे जो तो बाकी के हैं प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसको भी जो डीप स्लीप स्टेज है ये यहाँ पे इससे स्वतंत्र हो जाती है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी का और एडवांसमेंट आ जाता है। इसके बाद तुरीय स्टेज आती है। ये तुरीय स्टेज अपने आप में कंप्लीट स्टेज है उपनिषद की, और यहाँ पर व्यक्ति को माना जाता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। वो सारी जितनी बंधनें हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी सीमाएं हैं, उनसे स्वतंत्र हो चुका माना जाता है। और यहाँ पे जो जीवात्मा है उसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों स्टेजेज हैं। तो चारों स्टेजेज में अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ व्यक्ति में पाई जाती है। जो व्यक्ति में जिस तरह की चेतना होगी उसमें उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। तो ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आपके फिजिकल सेल्फ से जुड़े होते हैं, वहीं मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश मेंटल सेल्फ से जुड़े होते हैं, और आनंदमय कोश
स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़ा होता है। तो इस स्पिरिचुअल सेल्फ की प्राप्ति कर तुरीय स्टेज तक पहुंचना ही उपनिषद का मुख्य लक्ष्य होता है। इसका व्यक्तित्व भी वहीं तुरीय स्टेज में ही परफेक्शन लेके आता है। इसके बाद है अंतिम व्यक्ति का अभिधम्म सिद्धांत, व्यक्तित्व का अभिधम्म सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था, सभी लोग जानते हैं अभिधम्म। ये अभिधम्म नियमावली है, एक अभिधम्म मैनुअल। इसमें जिसे कि विशुद्धि मग्गा भी कहते हैं। यहाँ पर ये व्यक्तित्व के 3 अलग अलग प्रकार बताते हैं इनके स्वभाव के आधार पर। संवेदी व्यक्तित्व प्रकार, सेंशुअल पर्सनैलिटी टाइप। दूसरा है घृणित व्यक्तित्व प्रकार, हेटफुल पर्सनैलिटी टाइप। और तीसरा है डेल्यूडेड पर्सनैलिटी टाइप या धोखेबाज व्यक्तित्व प्रकार। इन तीनों ही व्यक्तित्व प्रकारों के अलावा जो अभिधम्म थियरी है पर्सनैलिटी, वो अराहत व्यक्तित्व की प्राप्ति को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानती है। अराहत व्यक्तित्व एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, एक आइडियल पर्सनैलिटी है, जिसको कि किसी भी दृष्टिकोण से जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, जहाँ पर हर एक रूप से देखा जाए तो सारे के सारे हेल्दी फैक्टर्स होते हैं। अब्राहम और रोजर्स की नज़रिए से देखा जाए तो अराहत पर्सनैलिटी या अराहत व्यक्तित्व सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पर्सनैलिटी या सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की पर्सनैलिटी इसको कहा जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए हेल्दी फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। हेल्दी फैक्टर्स या मानसिक कारक वो होते हैं जो मानसिक अवस्था की विशेषताएं होती हैं, उन्हें मानसिक कारक कहते हैं। मानसिक कारक 3 होते हैं, हेल्दी, अनहेल्दी और न्यूट्रल। हेल्दी फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को मनन या मेडिटेशन करने में मदद करते हैं। अनहेल्दी फैक्टर्स वो होते हैं जो कि मनन या मेडिटेशन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। न्यूट्रल फैक्टर्स एक कॉन्शियसनेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कि हेल्दी और अनहेल्दी फैक्टर्स दोनों ही होते हैं। हेल्दी फैक्टर्स जैसे कि सूझ, इंसाइट, माइंडफुलनेस, सतर्कता, सलज्जता, मॉडेस्टी, और ऐसे ही किसी का अपक्षपातपूर्ण इम्पार्शियल नेचर, किसी के अंदर अनासक्ति का होना, नॉन अटैचमेंट का होना, ये सब हेल्दी फैक्टर्स हैं। वहीं अनहेल्दी फैक्टर्स जो कि मनन मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो जैसे घबराहट होना, चिंता होना, लालच होना, ईर्ष्या होना, अहम भाव, ईगो होना, निर्लज्जता होना, शेमलेसनेस होना, व्यामोह जिसे डिल्यूजन या फॉल्स व्यू या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं वो होना, ये सब अनहेल्दी फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये हेल्दी फैक्टर्स डेवलप करने के लिए अभिधम्म कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। जो मेडिटेशन भी ये 2 तरह का बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सतर्कता मनन की मदद से व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जिसको कि निब्बाना या निर्वाण भी कहते हैं। निर्वाण अराहत व्यक्तित्व के विकास के लिए नए मार्ग खोलता है। अराहत व्यक्तित्व का विकास होगा क्योंकि निर्वाण की मदद से व्यक्ति के अंदर हेल्दी फैक्टर्स डेवलप होंगे, और जो अनहेल्दी फैक्टर्स हैं वो उससे दूर होगा, और साथ ही साथ फ्यूचर के ऐसे भी चांसेस डेवलप होंगे जिसकी की मदद से उसके अंदर अनहेल्दी फैक्टर्स डेवलप ना हो पाएँ। तो हेल्दी फैक्टर्स डेवलप होंगे मतलब उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, तो उसका डेफिनेटली उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो क्या होगी, आइडियल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो अभिधम्म का लक्ष्य है अराहत व्यक्तित्व या अराहत पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ही अंतिम लक्ष्य है, और इसी आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत को परिभाषित भी करता है। ये अंतिम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।